हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेसविद राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बिहार का भौगोलिक विभाजन चालू किए थे और पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि बिहार में कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे मैदान है और उस मैदान को कितने भाग में बांटते हैं और पठार कहाँ कहाँ है और उस पठार को कितने भाग में बांटते हैं। जिसमें हम लोग देखे थे कि बिहार के भौतिक विभागों में पहला देखे थे कि शिवालिक का पर्वतीय पादीय क्षेत्र है, जिसमें 3 चीज़ पढ़ना है। पहला सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून। फिर दूसरा गंगा का मैदान, जिसे हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान में कितने दोआब हैं? 3। दक्षिणी के गंगा के मैदान में कितने दोआब हैं? 3। उसी प्रकार दक्षिण का पठार पढ़ना था, जिसमें हम लोग को 2 पठार पढ़ना था, एक कैमूर पठार और एक छोटा नागपुर का पठार। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो थोड़ा कम ही समझ में आएगा, इसलिए निवेदन है कि पिछला वीडियो देख लीजिए, तभी यह वीडियो चालू कीजिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यही सब बारी बारी से पढ़ लेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले सोमेश्वर श्रेणी, फिर दून घाटी और फिर रामनगर दून के विषय में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग गंगा का मैदान में उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान पढ़ लेंगे और लास्ट में हम लोग दक्षिण का पठार में कैमूर का पठार, छोटा नागपुर का पठार पढ़ लेंगे। तो यह जो विभाजन है, भौगोलिक विभाजन खत्म हो जाएगा। तो आइए पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी ये जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है गिरिपादीय क्षेत्र शिवालिक का, वह देख लेते हैं पहले। तो देखिए, जो ये शिवालिक का गिरिपादीय क्षेत्र है, इसे 3 भाग में बांटते हैं, अभी बताएं। 3 भाग में जो पहला भाग है सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा है दून घाटी और तीसरा है रामनगर दून। लेकिन ये तीनों पढ़ने से पहले थोड़ा सा शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, यह बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, यह तो दिक्कत नहीं है क्योंकि उत्तर इधर होगा और पश्चिम इधर होगा। लेकिन देखो, पश्चिम और उत्तर दोनों के बीच में है कि नहीं, तो कहाँ स्थित है समझ में आया, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। इसका विस्तार कितना है, तो 932 वर्ग किलोमीटर में है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और उतना बिहार का क्षेत्रफल में इसका मात्र कितना योगदान है, तो 932 वर्ग किलोमीटर। और यह पूरे बिहार का लगभग 1% है। लगभग कितना प्रतिशत, तो 1 ही प्रतिशत मात्र। तो लगभग 1% भाग में फैला हुआ है आपको शिवालिक का गिरिपादीय क्षेत्र, जिसमें कितना भाग है, 3। इसे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग। पहला है सोमेश्वर श्रेणी। तो जो सोमेश्वर श्रेणी है, यह नेपाल से सटा हुआ है और नेपाल और बिहार के बीच बॉर्डर का भी काम करता है। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि नेपाल बिहार का सीमा निर्धारण करता है। जो सोमेश्वर श्रेणी है उसका सबसे जो ऊपरी छोर है वह बिहार और नेपाल के बीच क्या निर्धारण करता है, तो सीमा। तो सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको कि बिहार और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण करने वाला श्रेणी का नाम क्या है, तो सोमेश्वर श्रेणी। और इसका जो फैलाव है वह 75 वर्ग किलोमीटर में है। इसका फैलाव कितना में है, तो 75 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो सर्वोच्च चोटी है उसका ऊंचाई कभी कभी पूछा जाता है, तो 874 मीटर आपको याद रखना है। उसका कोई ऐसे नाम तो बुक में नहीं दिया गया है। तो इसका जो सर्वोच्च चोटी है उसका ऊंचाई कितना दिया गया है, तो 874 मीटर। और इसमें जो सोमेश्वर श्रेणी है उसमें नदियों के बहाव के कारण कहीं कहीं रास्ता निर्माण हो गया, रास्ता बन गया है। देखिए, मान लीजिए पहाड़ ऐसे है और बीच से एक नदी बहने लगी और बीच से नदी बहने के कारण पहाड़ बीच में से कट जाता है और 2 पर्वत के बीच में जो रास्ता बनता है प्राकृतिक रूप से, उसे दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्रा। तो कुछ ऐसा दर्रा है जो बिहार और नेपाल को रास्ता प्रदान करता है, मार्ग प्रदान करता है। तो कभी कभी दर्रा भी पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है कि यह किस श्रेणी में है, तो यह भी आपको बताना है। तो बताइए, सोमेश्वर दर्रा, भिखनाठोरी दर्रा और मवात दर्रा, यह तीनों दर्रा किस श्रेणी में है, तो सोमेश्वर श्रेणी में है। और यह तीनों दर्रा किससे किसको जोड़ेगा, तो बिहार को नेपाल से या नेपाल को बिहार से जोड़ेगा। और यह तीनों जो दर्रा है इसका निर्माण किससे हुआ है, तो नदी अपरदन से हुआ है। नदी अपरदन का मतलब नदी काट दी पहाड़ को, सोमेश्वर श्रेणी को, अब काट दी तो रास्ता बन गया। तो उसी से जो निर्माण हुआ है नदी अपरदन से 3 दर्रा का निर्माण हुआ है, एक सोमेश्वर दर्रा, भिखनाठोरी दर्रा और एक मवात दर्रा। और यह तीनों दर्रा किसके किसके बीच है, तो नेपाल और बिहार के बीच में, यानी कि नेपाल और बिहार के बीच का रास्ता है। तो ये जो है आर्थिक महत्व भी इसका है, व्यापार भी होता है, तो इसलिए ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है। ये नेपाल और बिहार को जोड़ते हैं, है कि नहीं,
तो एकदम बात है, कोई रटने वाला चीज़ ही नहीं है। बस नाम आपको याद रखना है, सोमेश्वर दर्रा, भिखनठोरी दर्रा और मवात दर्रा। फैलाव याद रखना है 75 वर्ग किलोमीटर। किसके किसके बीच सीमा निर्धारण करेगा, तो नेपाल और बिहार के बीच, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। दूसरा बांटा जाता है दून घाटी। देखिए सबसे इधर जो आपको ऊपर में होगा उसका नाम है सोमेश्वर श्रेणी, सबसे नीचे जो है उसका नाम है दक्षिणी श्रेणी, और एक पहाड़ इधर एक पहाड़ इधर, बीच में जो वी आकार के जो जगह बनता है उसे घाटी कहते हैं। तो सोमेश्वर श्रेणी ऊपर है और नीचे आपको रामनगर दून है, और उसके बीच में जो घाटी बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दून घाटी। और यह घाटी हरहा नदी के द्वारा बनता है, इसलिए इसे हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। तो बताइए दून घाटी का एक और नाम क्या है, तो हरहा नदी घाटी। दून घाटी का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ, तो हरहा नदी के द्वारा हुआ। दून घाटी बिहार के किस जिला में है, तो आपको पश्चिम चंपारण में है। दून घाटी भारत के किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। तो कई तरह से सवाल पूछा जा सकता है, और इस सब जितना बोल रहे हैं हम बीपीएससी के सवाल में पूछा गया सब है। इसका जो माने कि लंबाई है वह 24 किलोमीटर है। यह घाटी कितनी लंबी है, 24 किलोमीटर। और यह जो है सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच स्थित है। अभी बताएं कि ऊपर में सोमेश्वर श्रेणी और नीचे में रामनगर दून, और दोनों के बीच में है घाटी जिसे हम लोग कहते हैं दून घाटी, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 24 किलोमीटर है। तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और सबसे दक्षिण में, जो सबसे दक्षिण में देखिएगा उसका ही नाम क्या है, रामनगर दून। अब सबसे दक्षिण में इस श्रेणी स्थित है, इसलिए इसे दक्षिणी श्रेणी कहा जाता है। क्या कहते हैं, दक्षिणी श्रेणी। तो दक्षिणी श्रेणी तीनों में से किसे कहेंगे, रामनगर दून। सबसे उत्तर में कौन है, सोमेश्वर श्रेणी। सबसे दक्षिण में कौन है, रामनगर दून। बीच में कौन है, दून घाटी। और दून घाटी किसके किसके बीच है, तो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून। तो फैलाव याद रखना है, लंबाई याद रखना है कि इसके बीच में है, उत्तर में कौन, दक्षिण में कौन। दक्षिणी श्रेणी किसे कहते हैं, रामनगर दून को। इसका विस्तार देखिएगा तो 214 वर्ग किलोमीटर में है। कितना वर्ग किलोमीटर, 214 वर्ग किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई जो है 240 मीटर है, लगभग 240 मीटर। तो यह 3 भाग में हम लोग किसे बांटते हैं, जो शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र है उसे बांटते हैं। अब इसके बाद जो है मैदानी भाग चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एकदम। अब मैदानी भाग जो है वह गंगा का मैदान है, और गंगा का मैदान को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, तो उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। अब हम लोग इस गंगा का मैदान को देख लेते हैं। गंगा का मैदान को 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं कि नहीं, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो देखिए उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान कुछ अपना अपना विशेषता है दोनों का। तो देखिए उत्तरी गंगा का मैदान इधर लिखे हैं और दक्षिणी गंगा का मैदान इधर लिखे हैं, कुछ अपना अपना विशेषता है, यही समझ लेना है, इसी से सवाल पूछा जाता है। तो देखिए उत्तरी गंगा का मैदान में देखिएगा तो यहाँ पे खादर मिट्टी मिलता है, और दक्षिणी गंगा के मैदान में देखिएगा तो बांगर मिट्टी मिलता है। अब देखिए खादर और बांगर क्या होता है, दोनों एक तरह का जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी उसे कहते हैं जिसे नदी बहा कर लाए। वो आप देख रहे हैं पूरा जो ये मैदान है पूरा नदी के द्वारा ही बना है। घाघरा नदी हो, गंडक नदी हो, बूढ़ी गंडक नदी हो, कोसी हो, कमला नदी हो, महानंदा नदी हो, या नीचे से सोन हो, क्यूल हो, फल्गु हो, पुनपुन नदी हो, अदरी नदी हो, सब मिलकर ही नहीं इस पूरे मैदान को बनाया है। तो जितनी मिट्टी बहाकर सब नदियाँ लाती थी सब जम गया इधर उधर, सब इधर उधर पसर गया, फैल गया, इसी को तो आज मैदान बोलते हैं। तो जो नया नया जलोढ़ मिट्टी आते रहता है हमेशा, जहाँ पे बाढ़ आया और नया मिट्टी बिछ गया उसको खादर कहेंगे, और जहाँ पे बाढ़ नहीं आ रहा वहाँ पे नया मिट्टी बिछेगा नहीं, बहुत साल से पुराना रहेगा, तो पुराने मिट्टी जलोढ़ जो रहता है उसे बांगर कहेंगे। जो नया बिछेगा उसको खादर कहेंगे, और जो पुराना रहेगा उसको बांगर कहेंगे। तो देखिए आपको पता होगा कि उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आते रहता है, तो उत्तरी गंगा का मैदान हमेशा नया होगा कि नहीं, तो एकदम नया होगा। लेकिन यहाँ सूखाग्रस्त है एकदम, दक्षिणी बिहार जो है सूखाग्रस्त है, यहाँ पे कभी बाढ़ आता ही नहीं है। क्यों आता है उत्तरी बिहार में इतना बाढ़, क्योंकि उत्तरी बिहार में जितनी भी नदियाँ आती हैं सब हिमालय से आती है। हिमालय में ढेर सारा ग्लेशियर, सालों भर बर्फ़ पिघलते रहता है, सालों भर ही सभी उत्तरी बिहार की नदियों में पानी रहता है, लेकिन दक्षिणी बिहार की नदियों में सिर्फ वर्षा के टाइम ही पानी रहता है। तो इस कारण यहाँ पे बाढ़ आते रहता है, बरसात में ज़्यादा पानी हो जाता है। तो देखिएगा
उत्तरी जो बिहार है वहाँ पे कौन सा, उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सा मिट्टी, खादर मिट्टी, जबकि दक्षिणी गंगा के मैदान में बांगर मिट्टी। उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जबकि दक्षिणी जो गंगा का मैदान है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। वो आप देख रहे हैं उत्तरी गंगा के मैदान में कौन कौन नदियाँ हैं, तो घाघरा नदी जो प्रमुख नदी है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी नदी है, कमला नदी है, बागमती नदी है, ये सभी प्रमुख नदियाँ हैं। तो सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, बताइए कमला नदी किस मैदान में आता है, उत्तरी गंगा का मैदान कि दक्षिणी, तो आपको उत्तरी गंगा का मैदान में आएगा। तो उत्तरी गंगा का मैदान में घाघरा नदी है, गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, कोसी नदी है, कमला नदी है, महानंदा नदी है, यही सब न है। और नीचे से देखिएगा तो सोन नदी है, पुनपुन नदी है, फिर इधर फाल्गु नदी है, फिर क्यूल नदी है। तो ये सभी जो है सोन, पुनपुन, कर्मनाशा यहाँ पे इसे बिहार और यूपी के बॉर्डर पे इसे बहते बहते जाके गंगा में मिलती है। तो बताइए कर्मनाशा, फाल्गु, पुनपुन, सोन ये सभी दक्षिणी गंगा मैदान की बताओ प्रमुख नदी है कि नहीं, तो एकदम है। अब देखिए यहाँ पे जो उत्तरी गंगा का मैदान है यहाँ पे दियरा क्षेत्र का निर्माण होता है। किस क्षेत्र का, दियरा। अब दियरा क्या है, जब जहाँ पे बाढ़ आता है तो वहाँ पे पानी जमा रहेगा कि नहीं, कुछ स्थान पर जो गहरा स्थान रहेगा उसमें पानी जमा रहेगा ना, तो एकदम रहेगा। तो वैसा उत्तरी बिहार में वैसा स्थान जहाँ पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जहाँ पे पानी जमा रहता है, जलमग्न रहता है, वैसे क्षेत्र को दियरा क्षेत्र कहते हैं। तो बताइए बिहार के किस मैदान में, किस क्षेत्र में दियरा क्षेत्र का विकास होता है, तो आपको उत्तरी बिहार में। और दक्षिणी बिहार में देखिएगा तो यहाँ पे टाल क्षेत्र का विकास होता है। देखिए गहरा है, पानी भर गया तब उसे दियरा कहेंगे, लेकिन गहरा है, पानी नहीं भरा, सूखा है, गहरा है, घाटी जैसा सूखा है, तब उसे क्या कहेंगे, टाल कहेंगे। तो टाल क्षेत्र दक्षिणी बिहार में और दियरा क्षेत्र उत्तरी बिहार उत्तरी बिहार में। तो दियरा क्षेत्र उत्तरी गंगा का मैदान में विकसित होता है और टाल क्षेत्र दक्षिणी गंगा का मैदान में विकसित होता है। और जो कुछ प्रमुख टाल है जैसे बड़हिया टाल है, मोर टाल है, मोकामा टाल है, सिंघोल टाल है, और विश्व का सबसे बड़ा टाल जो है वह दक्षिणी बिहार में ही है। क्यूल हरोहर नदी घाटी विश्व का सबसे बड़ा टाल है। तो टाल का मतलब क्या है, वैसा लंबा घाटी जैसा क्षेत्र जो गहरा हो, जहाँ पे पानी जमा न है, वर्षा का पानी ही सिर्फ जमा होती है वहाँ पे। तो टाल दक्षिणी गंगा का मैदान में विकसित होता है, जबकि दियरा उत्तरी गंगा का मैदान में विकसित होता है। देखिए उत्तरी गंगा का मैदान में एक चीज़ और विकसित होता है जिसका नाम है गोखुर या छारन झील। तो गोखुर या छारन झील का निर्माण किस में होता है, उत्तरी गंगा का मैदान में। अब गोखुर या छारन झील क्या है, तो देखिए नदी जब मैदानी क्षेत्र में ऊपर से जब नदी आती है बहुत सारा पानी लेकर, तो मैदानी क्षेत्र में इसका मतलब ऐसे ऐसे टेढ़ कर करके ऐसे नदी बहते रहती है। तो कभी कभी क्या होता है कि यह नदी यहाँ ना जाके यहीं से ऐसे चल गई, तो ए वाला जो है, ए वाला भाग कट जाता है और यह गाय के खुर की आकृति का एक अलग जलाशय बन जाता है। इसी को हम लोग गोखुर झील कहते हैं या छारन झील कहते हैं। तो बताइए गोखुर झील का निर्माण किस मैदान में होता है, तो उत्तरी गंगा का मैदान में ज़्यादा होता है। और कहीं कहीं इसे चौर कहेंगे और कहीं कहीं मन कहा जाता है, उत्तरी गंगा का मैदान में ही। तो कुछ चौर भी कहते हैं और कुछ मन भी कहते हैं। तो चौर और मन क्या है, तो गोखुर झील ही है। और कुछ प्रमुख चौर और मन भी पूछ लेता है कि बताइए फलना चौर किस स्थान पे है, तो यही आपको लिखे भी हैं कि चौर और मन का विकास भी कहाँ होता है, उत्तरी गंगा का मैदान में। तो चौर और मन का विकास भी कहाँ है, तो उत्तरी गंगा का मैदान। चौर मन क्या है, तो जलमग्न क्षेत्र है, एक प्रकार का छारन झील है, गोखुर झील है। प्रमुख चौर पूछता है, जैसे लखनी चौर कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है। लखनी चौर कहाँ है जी, पश्चिम चंपारण। बहादुरपुर और सुंदरपुर चौर कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण। तो बहादुरपुर और सुंदरपुर ये दोनों जो चौर है आपको पूर्वी चंपारण, और लखनी चौर पश्चिमी चंपारण। और कुछ प्रमुख मन भी पूछ लेता है, जैसे प्रमुख मन में टेटरिया मन और मोती झील मन, ये दोनों कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में है। जबकि देखेंगे कि पिपरा मन और सरैया मन और सिमरी मन, ये जो तीन मन है कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। तो चौर, मन, दियरा क्षेत्र और गोखुर या छारन झील, ये सभी का विकास कहाँ होता है, उत्तरी गंगा का मैदान में।
और टाल का विकास किधर होता है? दक्षिणी गंगा का मैदान में। अब देखिए एक चीज़ और हम नहीं लिखे लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। कभी सवाल पूछता है कि उत्तरी गंगा का मैदान में कौन सा दोआब आएगा, कौन सा दोआब आएगा? तो देखिए उत्तरी गंगा का मैदान में कौन कौन दोआब आएगा, तो आपको नीचे कॉलम बना के ऐसे ही लिखना है। देखिए पहले तो आएगा घाघरा और गंडक नदी के बीच का घाघरा गंडक दोआब, फिर है गंडक और कोसी के बीच का गंडक कोसी दोआब, और कोसी और महानंदा के बीच का कोसी महानंदा दोआब। ये तीनों किस मैदान में आएगा? उत्तरी गंगा का मैदान में। दक्षिणी गंगा का मैदान में कौन कौन आएगा? तो देखिए एक तो हो जाएगा इधर गंगा नदी है और इधर सोन नदी है, तो गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। तो यह तीन नीचे निर्माण करेगा दक्षिणी गंगा का मैदान का, और ऊपर निर्माण करेगा उत्तरी गंगा का मैदान का। तो दोनों में आपको दोआब भी लिख लेना है। और ये जो पूरा मैदान है बिहार के क्षेत्रफल का 96% है, लगभग 96%। बताइए, यानी कि बिहार में सबसे अधिक मैदानी क्षेत्र है कि पर्वतीय क्षेत्र है कि पठारी क्षेत्र है? तो मैदानी क्षेत्र है। बिहार का कितना परसेंट मैदानी क्षेत्र है? तो 96%। और आपको बताया था कि यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र जो था शिवालिक वाला कितना परसेंट था? तो लगभग 1%, और बचा 3%। तो 3% में क्या है? पठारी क्षेत्र है। तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में मैदानी जो है 96%, पठारी जो है लगभग 3% और पर्वतीय जो है लगभग 1%। है कि नहीं? तो एकदम है। तो यह आपको विभाजन हुआ उत्तरी गंगा और दक्षिणी गंगा का मैदान का। और इसके बाद है पठार। तो बिहार का जो दक्षिणी पठार बच रहा है यह हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, और थोड़ा सा एक और बात बताना है वह भी हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।